गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अधिनीता एजुकेशन। आज हम बात करेंगे विकास में जो परिवर्तन होते हैं उससे संबंधित कारकों के बारे में। फिर पढ़ेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में और विकास में प्रभावी कारक होते हैं, उनमें क्या क्या तत्व आते हैं। अभिवृद्धि और विकास के जो नियम बनाए गए थे, जो सिद्धांत बनाए गए थे, उनकी चर्चा की थी। जो 8 सिद्धांत थे उनकी पिछली क्लास में। अब हम आगे चर्चा करते हैं विकास में परिवर्तन कैसे होता है। फर्स्ट आता है इसमें वंशानुक्रम। सेकंड आता है वातावरण। बालक का जो विकास होता है उसको प्रभावित करते हैं हमारा वंशानुक्रम और वातावरण, जिसका सहयोग होता है हमारे विकास में 50% और वातावरण भी हमें 50% प्रभावी करता है। बालक के विकास में 50% योगदान होता है वातावरण का और 50% होता है वंशानुक्रम का या आनुवंशिकता का। अगर माँ बाप में कोई बीमारी है और उनके माँ बाप में कोई बीमारी थी तो वो बीमारी हमारे तीसरी पीढ़ी में भी आ जाती है। वो होते हैं आनुवंशिक रोग। तो आनुवंशिकता के जो गुण हैं वंशानुक्रम के आधार पर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं उनको कहते हैं वंशानुक्रम गुण, जो हमारे बालक में आते ही आते हैं। अगर कहते हैं कि माँ बाप गोरे हैं तो बालक भी गोरा होगा, माँ बाप काले हैं तो काले होंगे। कोई कोई चीज़ हमारे वातावरण पर डिपेंड करती है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में लोग काले हैं तो वहाँ उनके बच्चे भी काले ही होंगे। तो वातावरण उनको उनके हिसाब से रंग और रूप देता है, उसके आकार देता है। वो चीज़ें वातावरण पर डिपेंड करती है, लेकिन वंशानुक्रम हमारे गुणों पर आधारित है। माँ बाप से अपने बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतर होते हैं वो गुण। इसमें पहली बात करेंगे आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन होगा शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। शारीरिक और मानसिक रूप से आकार में परिवर्तन मानसिक और शारीरिक और मानसिक रूप से होगा। शारीरिक रूप से कैसे होगा? लंबाई में, चौड़ाई में, अनुपात में और भार में। बालक के लंबाई, चौड़ाई, अनुपात और भार में परिवर्तन होगा। वो आएगा आकार में परिवर्तन के संदर्भ में शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत। ठीक है। इसी में मानसिक जो परिवर्तन होगा, जो बालक 6 महीने का वो कुछ सोच सकता है, उसका मानसिक स्तर होता है? नहीं होता है, वो कुछ नहीं सोच सकता। साल भर का बालक भी कुछ सोचता है, लेकिन वो एक स्वार्थी की प्रवृत्ति का होता है। जो छोटा बालक होता है एक स्वार्थी प्रवृत्ति लेके आता है, उसका मानसिक स्तर इतना ही चलता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बालक के मानसिक स्तर में भी परिवर्तन आता है और उसके चिंतन करने की, मनन करने की, समन्वय स्थापित करने की जो शक्ति है वो उत्पन्न हो जाती है कि उसके फ्रेंड्स में कैसे समन्वय स्थापित करे। चाहे उसमें कोई लालच है तो लालच के हिसाब से ही करेगा। अगर उसको कोई लोभ दिखता है कि मैं इसके साथ खेलूंगा, वो मुझे खिलौने के साथ खेलने देगा, तो वो ऐसे सोचता है कि मैं अगर इसके साथ प्यार से बैठूंगा, इसकी बात मानूंगा, तो वो समन्वय स्थापित करता है। दोस्तों में समन्वय स्थापित करके और वो अपना कोऑर्डिनेशन बिठाता है मानसिक रूप से। खेल में इनका सबका प्रयोग कहाँ देखा जाता है? जब बच्चे खेलते हैं, खेलने में और साथ बैठ के पढ़ाई करने में, ये चीज़ें हम देख सकते हैं बालकों में। एक टोली प्रवृत्ति होती है, एक समूह प्रवृत्ति होती है बालकों में, जो एक नहीं 3-4 बालक मिल करके एक टोली बनाते हैं और फिर खेलते हैं, या फिर सब मिल करके कुछ पढ़ाई करते हैं, या फिर कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जो स्कूल में या विद्यालय में करते हैं। वो आता है इस समन्वय के माध्यम से। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनुपात के आधार पर। अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन कैसे होता है? अनुपात में जो परिवर्तन होता है इसमें आती हैं शारीरिक
मानसिक, सामाजिक और भाषाई संवेगात्मक ये जो परिवर्तन है वो अनुपात के आधार पर होंगे। इन सब में जो परिवर्तन होगा वो तो आप पहले भी बताया था मैंने, विकास के अंतर्गत आता है, जो विकास को प्रभावित करते हैं। और शारीरिक पक्ष में जो परिवर्तन होगा, जो भी इसमें चेंज आएगा, वो आएगा अभिवृद्धि के अंतर्गत। अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा ये। ये सिर्फ शारीरिक अनुपात को ही देखता है और विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई और संवेगात्मक पक्ष, पांचों पक्षों को देखता है बालक के विकास में। जो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक है ये पांचों है। और अभिवृद्धि को प्रभावित करता है वो सिर्फ एक ही कारण है, वो है शारीरिक। ठीक है, संपूर्ण पक्षों का परिवर्तन विकास और शारीरिक पक्ष का परिवर्तन अभिवृद्धि। तो पहले पढ़ा था आकार में परिवर्तन कैसे होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से, लंबाई, चौड़ाई, अनुपात और भार के आधार पर। मानसिक में देखते हैं चिंतन, मनन और समन्वय के आधार पर परिवर्तन होते हैं बालक में, जो उसके बुद्धि का आकार बताते हैं, उनके मानसिक लेवल बताते हैं कि बालक कैसे पढ़ता है, कैसे खेलता है। टोली समूह बनाते हैं, टोली का माध्यम से वो अपना कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुपात में परिवर्तन, कि शरीर में किस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, वो होता है अभिवृद्धि के माध्यम से। और संपूर्ण पक्षों का जो विकास हो रहा है वो हो रहा है विकास के पक्षों के माध्यम से। तो ये सारे पक्ष हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम नेक्स्ट परिवर्तन की बात करते हैं कि थर्ड परिवर्तन आता है पुराने चिन्हों का लोप। पुराने चिन्हों का लोप। और फोर्थ आएगा नए चिन्हों का उदय। नए चिन्हों का उदय। ये दोनों मैंने इसलिए साथ लिखे क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। जहां नए पुराने चिन्ह खत्म होंगे नए चिन्ह आएंगे, इसलिए पुराने से नए को जोड़ने के लिए दोनों को साथ साथ लिखा। पुराने चिन्ह कौन से हैं, जैसे बालक जब बढ़ता है नए दांत आते हैं, जो उसके दूध के दांत आते हैं वो टूट करके नए स्थायी दांत आ जाते हैं। तो पुराने चिन्हों का लोप हो गया कि जो पुराने चिन्ह उसको बचपन में मिले, जो दांत उसके साथ दूध के दांत जो उसके मुंह में आए थे वो टूट करके नए दांतों ने वो जगह ले ली। तो पुराने दांत, दूध के दांतों का टूटना, दूध के दांतों का टूटना, ये है पुराने चिन्ह। और स्थायी दांत आना, ये है नए चिन्ह। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसका आकार बड़ा होता जाता है। क्या जब उसकी उंगलियां छोटी छोटी थी तो क्या छोटी हैं, बड़ी हो गई, आकार में परिवर्तन हो गया। जैसे जैसे बालक टीनेजर अवस्था में पहुंचता है, किशोर अवस्था में पहुंचता है, तो उसमें भारी चेंज देखने को मिलता है, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। इसीलिए किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा गया है। एक भूचाल कह दो उसको, कि शरीर में जो परिवर्तन आता है, जो भारी मात्रा में या बड़ी संख्या में कह सकते हैं उसको, वो आता है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में लड़कों के दाढ़ी मूंछ आती है। पहले उसके दाढ़ी मूंछ नहीं थी लेकिन दाढ़ी मूंछ आई। उसकी आवाज पहले पतली थी, पतली आवाज का लोप हो गया और एक कर्कश ध्वनि निकलने लग गई। किसके? बालकों के। और बालकों की आवाज कैसी हो गई? सुरीली। ये होता है परिवर्तन लड़कियों में, कि लड़कियों की आवाज पहले एक बालक की जैसी थी, लेकिन जैसे जैसे वो किशोर अवस्था में पहुंचती है उसकी आवाज थोड़ी चेंज होती है, सुरीली हो जाती है, थोड़ी अच्छी लगती है। बालकों की आवाज
उसमें परिवर्तन होता है। वो पहले उनकी एक बालक की तरह होती है, अच्छी लगती है, बालकों की जो कहते हैं ना क्यूट सी आवाज होती है वैसी। लेकिन जैसे वो किशोर अवस्था में पहुंचता है, उसकी आवाज एक आती है, थोड़ी तेज हो जाती है, मोटी आवाज हो जाती है। तो वो चेंज आता है बालकों में। बालकों में सब दूसरा चेंज आता है दाढ़ी मूंछों का आना। दाढ़ी मूंछों का आना भी नए चिन्हों में आएगा। दाढ़ी मूंछों का आना ये नए चिन्ह है, ये नए चिन्ह है। पुराने में बालक के कुछ भी नहीं था, लेकिन चेंज आया। शरीर में परिवर्तन आया। शरीर पहले छोटा था, छोटा शरीर था, और फिर बड़ा हो गया। बड़ा होना, शरीर का बड़ा होना। ठीक है, तो नए चिन्ह हो गए हमारे। फर्स्ट तो दूध के दांत टूट गए, वो हो गए पुराने चिन्ह। नए स्थायी दांत आ गए, वो है नए चिन्ह। परिवर्तन हुआ। लड़कियों की ध्वनि पहले पतली, पहले बालक की जो ध्वनि होती है उस तरह आती है, लेकिन लड़कियों जब बड़ी होती है, किशोर अवस्था में आती है, उनकी आवाज सुरीली हो जाती है। लड़कों की आवाज में परिवर्तन आता है। पहले उनकी बालक की जैसी ध्वनि होती है, फिर बाद में चेंज हो जाती है। किशोर अवस्था में एक कर्कश ध्वनि निकलती है, जो एक थोड़ी तेज आवाज में मोटी आवाज हो जाती है। तीसरा परिवर्तन आया था दाढ़ी मूंछों का आना। बालकों में जो चेंज आया, दाढ़ी मूंछों का आना, लड़कियों की सुंदरता और बढ़ जाना, ये सारे चेंजेस आते हैं किशोर अवस्था के अंतर्गत। तो पुराने चिन्हों का लोप और नए चिन्हों का उदय हो रहा है इन परिवर्तनों के माध्यम से। अब नेक्स्ट बात करते हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में। विकास की अवस्थाएं। अवस्थाएं, विकास की कितनी अवस्थाएं? विकास की 5 अवस्थाएं। पहली है गर्भावस्था, दूसरी है शैशवावस्था, थर्ड है बाल्यावस्था, फोर्थ है किशोरावस्था, और फिफ्थ है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ये हमारी 5 अवस्थाएं हैं जिसमें हमारे बालक को बांटा गया है, बालक के विकास को बांटा गया है। बालक के नहीं, एक प्राणी के विकास को बांटा गया है। वो बांटा गया विकास के माध्यम से। विकास की जो अवस्थाएं निर्धारित की गई, उनमें फर्स्ट है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। गर्भावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0 से जन्म तक, या बात करें 9 माह 10 दिन या 280 दिन, ये हमारे गर्भावस्था का पीरियड है। 0 से जन्म तक बोल दो, 9 माह 10 दिन में बालक का जन्म हो जाता है, या 280 दिनों में बालक का जन्म हो जाता है। उस पीरियड को बोलते हैं गर्भावस्था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जन्म से शैशवावस्था। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को बोला जाता है शैशवावस्था या शिशु वाली अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट आती है बाल्यावस्था, जो चालू होती है हमारे 6 वर्ष से, 6 वर्ष से शुरू होती है, 6 वर्ष से 12 वर्ष के अंत तक, ये हमारी होती है बाल्यावस्था। किशोर अवस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष तक, 18 वर्ष के अंत तक, ये होती है हमारी किशोर अवस्था। और प्रौढ़ावस्था की बात करें 19वें वर्ष से आगे तक। अब बात करते हैं गर्भावस्था की। जन्म से 0 से जन्म तक, मतलब गर्भ भ्रूण धारण करते हैं जब से लेके जन्म होने तक
बालक की जो अवस्था आती है वो होती है गर्भावस्था, जिसका टाइम पीरियड होता है 9 माह 10 दिन का, और दिन की बात करें तो 280 दिन। ठीक है। शैशवावस्था में जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक का बालक शैशवावस्था के अंतर्गत आता है, जिसमें वो बैठना, चलना, उठना, बोलना सब कुछ सीखता है, और थोड़ा परिवार के अटैच में ज़्यादा होता है, जो परिवार के गुणों को अर्जित करता है वो पीरियड होता है शैशवावस्था का, जिसमें वो रिश्तों की पहचान करता है। मम्मी पापा से लेकर के रिश्तेदारों के, जैसे दादा दादी, मामा मामी, इनके नॉलेज उसको आ जाता है, इनके बारे में पता लगता है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं। उनको जो नाम से बोला जाता है वो नाम बोलना शुरू कर देता है, जानना शुरू कर देता है। उस पीरियड को बोला जाता है शैशवावस्था। इसके बाद आती है बाल्य अवस्था। 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक का पीरियड होता है बाल्यावस्था का। इसमें बालक अपनी शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम रखता है, वहाँ से उसकी शिक्षा चालू हो जाती है। घर से निकल के बालक विद्यालय में पहुँचता है और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करता है, तो बाहर के संपर्क में आना शुरू कर देता है। वहाँ से वो अपने दोस्त भी बनाता है, अपने जान पहचान करता है, उनके संपर्क में आकर के अपने आप को एडजस्ट करता है, समन्वय स्थापित करता है। फिर बाद वो घर पे आकर के परिवार में उसको कैसा माहौल मिलता है उसको अर्जित करता है। अगर हम उसमें कोई बुराई देखते हैं या कोई बुराई आ जाती है तो उसको इस पीरियड में दूर किया जा सकता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था एक समझदारी का काल कह लो, सीखने का काल बोल सकते हैं इसको। सीखने का काल बाल्यावस्था को माना गया है। इसमें आप जो भी बालक को सिखाओगे वो आसानी से सीखता चला जाएगा। जैसा माहौल दोगे वैसा वो ढलना शुरू कर देता है और एक पूर्णता लेकर के आ जाता है उसके मानसिक स्तर में। उसका जो मानसिक स्तर है, उसका शारीरिक स्तर है, वो इस बाल्यावस्था में डिसाइड हो जाता है कि वो क्या करेगा आगे जाकर के। उसका इंटरेस्ट किस विषय में है या किस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है, वो आपको बाल्यावस्था के अंतर्गत ही दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था के अंतर्गत 13 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बालक आते हैं और बालिकाएं आती है। इसमें बालक और बालिकाओं में बहुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस काल को तूफान की अवस्था बोला गया है, एक वीर पूजा की भावना बोली गई है। समाज के कंसल्ट में आते हैं तो थोड़ी सी कहते हैं इसमें नैतिकता भी आ जाती है। जो किशोर होते हैं उनमें नैतिकता के गुण भी अपने आप आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो समाज से जुड़ जाते हैं और उनमें एक भाव पैदा होता है। सबसे ज्यादा बड़ा भाव क्या है? आकर्षण, प्रेम। ये 2 भाव होते हैं जो किशोर अवस्था में प्रबल मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो 13 से 18 वर्ष की आयु वाले बालक किशोर अवस्था के अंतर्गत आते हैं। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, किशोर अवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए और उसमें क्या क्या स्थिति होती है बालक की और बालिका की। नेक्स्ट आता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में 19 वर्ष से ऊपर के जो भी बालक है, बालक नहीं उसको पूरा पूर्ण विकास हो चुका होता है, इसलिए युवा अवस्था बोल सकते हैं इसको। युवा अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक की जो अवस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आती है। तो हमने बात करी विकास की अवस्थाओं की, विकास में होने वाले परिवर्तन और उनको प्रभावित करने वाले कारकों की। ये हमारे बाल विकास के हैं टॉपिक जो हमने आज पढ़े हैं। तो रीट की एग्जाम में आएंगे, हमारे भावी एग्जाम जो होने वाली है शिक्षक की, उसमें हमारे रीट के सिलेबस में ये चीज नहीं है गर्भावस्था, और ये चीज भी नहीं है प्रौढ़ावस्था भी नहीं है। हमारे सिलेबस में ये तीनों चीजें आती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लासेस में। आपको मेरे वीडियो देखने हो, इस मनोविज्ञान से रिलेटेड जो भी वीडियो देखने हो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। आप उनको देखो और उन वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, क्योंकि स्टडी को जितना बढ़ाया जाए उतना अच्छा है। ज्ञान को जितना फैलाते हैं उतना बढ़ता है। तो आप अपने तक ना रख करके उसको शेयर करो और इंटरेस्ट क्रिएट करो कि भाई आगे आपको इसमें और जो भी क्वेश्चन आएंगे, मेरी इस बाल विकास की क्लास में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा मेरे चैनल के माध्यम से। तो जो भी आगे वीडियो आएगा उसको आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख लेना कि आपके लिए कौन कौन से उपयोगी है। वैसे मैं मुख्य क्वेश्चन ही डालूंगी जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। संभावित रूप से, कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन संभावित रूप से जो क्वेश्चंस आएंगे
वो मैं आगे के वीडियो में डालूंगी। आज मैंने जो पढ़ाया उसको रिपीट करना, एक बार रिपीट करने से याद नहीं होगा, 2 बार रिपीट करना, 2 बार देख लोगे उसमें तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि मैं ज़्यादा मैटर लेके आती ही नहीं हूँ, वीडियो में ज़्यादा मैटर देने से क्या होगा कि एक तरह से खिचड़ी बन जाती है। इसलिए थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। आप इसको 2 बार देखो, 2 बार भी याद हो जाएगा। अगर मैं इस वीडियो को 1 घंटे का बना देती तो 1 घंटे में आप बोर हो जाओगे, 1 घंटे में आधे घंटे का पहले का तो आप भूल ही जाओगे, बाद का थोड़ा बहुत याद रहेगा। इसलिए छोटे छोटे टॉपिक लेके चलो और आप भी इसी तरह पढ़ो कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलो और उसको अपने दिमाग में डिफाइन करो, परिभाषित करो। इसी तरह नियमों के आधार पर स्टडी जारी रखो। मैं अधिनीता एजुकेशन चैनल से अनीता। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।